फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 11th की माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 5 जिसका नाम है प्रोडक्शन फंक्शन यानी कि हिंदी में उत्पादन फलन करेंगे हम। इसका जो पार्ट 1 है वो चैनल पे पहले ही अपलोडेड है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर के पहले उसे देखिए, तब आपको आगे का और अच्छे से समझ में आएगा। अब अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें, और अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे एंड में तो आप वीडियो को लाइक भी जरूर करके जाइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए इस वाले पार्ट में ना हमें क्या पढ़ना है। एक नियम है परिवर्ती अनुपातों का नियम, तो उसे पढ़ना है। उसको पढ़ने से पहले हम उसकी कुछ एजम्पशंस जान लेते हैं, यानी कि मान्यताएं। उस नियम को पढ़ने से पहले तो देखिए उसकी मान्यताएं क्या क्या है। सबसे पहले हम यही देखेंगे। सबसे पहले उसकी मान्यता क्या होती है, मतलब कुछ चीजें ऐसी हो जाती हैं जिनको हमें पहले कोई भी लॉ पढ़ने से पहले, कोई भी नियम पढ़ने से पहले हमें माननी पड़ती है। तो वो क्या है, सबसे पहले यह केवल अल्पकाल में लागू होता है। कि ये जो नियम है, परिवर्ती अनुपातों का जो नियम है, ये कब लागू होगा, सिर्फ और सिर्फ अल्पकाल में ही लागू होगा। यानी कि हमने दो तरीके के टर्म्स पढ़े थे, एक लॉन्ग टर्म और एक शॉर्ट टर्म। तो ये सिर्फ लॉन्ग जो शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन है उसमें ही यूज किया जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें हम किसमें चेंज करेंगे, जो परिवर्ती हैं, यानी कि जो हमारे वेरिएबल फैक्टर्स हैं, जो परिवर्ती हमारे साधन थे, जैसे कि हमारे हो गए लेबर हो गई, कैपिटल हो गई, इसमें हम चेंज करेंगे। तो उसी के प्रपोर्शन का ये है नियम। इसी वजह से इसमें कौन सा काल यूज होगा, सिर्फ अल्पकाल में। दूसरा आएगा यह नियम केवल उत्पादन के क्षेत्र में लागू होता है। कि ये जो हम लॉ पढ़ने वाले हैं, नियम पढ़ने वाले हैं, कहाँ पर सिर्फ लागू होगा, ये सिर्फ प्रोडक्शन में ही, जो प्रोडक्शन सेक्टर है उसमें ही यूज किया जाएगा, उत्पादन के क्षेत्र में ही लागू होगा। इस नियम के लागू होने के दौरान तकनीक की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। यानी कि हम मान लेंगे कि जो भी हमारी टेक्नोलॉजी है, जो भी हमारी टेक्निक्स हैं, वो क्या रहेंगी, सेम रहेंगी, कांस्टेंट रहेंगी, उनमें कोई भी हम चेंज नहीं करेंगे। नेक्स्ट हमारा यह मान लिया जाता है कि सभी परिवर्ती साधनों की कुशलता एक ही समान है। कि हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि परिवर्ती साधन यानी कि जो भी हमारी कैपिटल है, लेबर है, इन सब की जो कुशलता है, यानी कि ये सब जो काम कर रहे हैं, जो भी इनकी कुशलता है वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। यानी कि सब लोग एक जैसा ही काम कर रहे हैं, या फिर एक ही लेवल पे प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो एक ही लेवल पे प्रोडक्शन करना चाह रहे हैं वो, ठीक है। तो ये कुछ इसकी मान्यताएं थी जो आपको याद रखने हैं। याद रखिएगा आपकी जो परिवर्ती अनुपातों का नियम है, ये पेपर के पर्पज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, और पेपर में आएगा ही आएगा, तो अच्छे से समझिएगा। अगर नहीं आपको समझ आ रहा है एक बारी में, तो आप वीडियो को दोबारा से वॉच करिएगा। चलिए अब आगे देखते हैं कि आखिर परिवर्ती अनुपातों का नियम है क्या। परिवर्ती अनुपातों का नियम बताता है कि जब हम अन्य आगतों को स्थिर रखते हुए केवल एक आगत की मात्रा बढ़ाते हैं तो कुल उत्पाद प्रारंभ में बढ़ती दर से बढ़ता है, फिर घटती दर से बढ़ता है, और अंत में ऋणात्मक दर से बढ़ता है। ये इसकी परिभाषा है जो आपको एग्जाम में एज इट इज लिख करके आनी है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देखिए अब क्या है, परिवर्ती अनुपातों का नियम हमें क्या बताएगा कि जब हम क्या करेंगे, जो अन्य आगत है, यानी कि आगत मैंने आपको पिछले पार्ट में बताया था कि आगत क्या होते हैं और निर्गत क्या होता है। आगत वो जो हम अभी लगा रहे हैं किसी भी कुछ भी प्रोड्यूस करने के लिए, वो आगत होते हैं हमारे, ठीक है। तो जो आगत है, अन्य आगत, उनको स्थिर रखते हैं, उनमें कोई चेंज नहीं करेंगे। केवल एक ही आगत में हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे। तो उससे जो हमारा कुल उत्पाद होगा, यानी कि हम टोटल प्रोड्यूस कितना कर पा रहे हैं, उसमें जो चेंज आएगा उसको पढ़ना क्या है, परिवर्ती अनुपातों का नियम है। अब उसमें चेंज कैसे आएगा, स्टार्टिंग में तो वो कैसे बढ़ेगा, बढ़ती दर से बढ़ेगा। फिर क्या होगा, फिर वो घटती दर से बढ़ेगा, और फिर ऋणात्मक दर से बढ़ेगा। अब देखिए इसको समझते हैं कैसे। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये कौन से साधन है हमारे, सबसे पहले स्थिर साधन। स्थिर साधन मतलब जो फिक्स्ड फैक्टर है हमारे, जैसे कि हमने पढ़ा था लैंड हो गई, मशीनरी हो गई, ये सब क्या है, हमारे फिक्स्ड फैक्टर हैं। नेक्स्ट आता है हमारा परिवर्ती साधन। परिवर्ती साधन जिनको हम चेंज कर सकते हैं, लेबर हो गई, कैपिटल हो गई, ये सब हमारे परिवर्ती साधन है। फिर नेक्स्ट आएगा हमारा टीपी। टीपी मतलब हमारा क्या होता है, टोटल प्रोडक्ट, यानी कि हमने टोटल कितना उत्पादन किया है वो। फिर आएगा हमारा एमपी। एमपी मतलब मार्जिनल प्रोडक्ट। मार्जिनल प्रोडक्ट मैंने आपको पिछली वीडियो में समझाया था कि एक अतिरिक्त जब हम इकाई का यूज करेंगे तो उससे कितना हमारा प्रोडक्शन में चेंज आ रहा है, वो हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट होता है। और यहाँ पे कुछ फेसेस हैं जो हम समझेंगे कि परिवर्ती अनुपातों को नियम क्या कह रहा है हमसे। देखिए फिक्स्ड फैक्टर, क्योंकि मैंने आपको बताया कि वो तो चेंज होगा ही नहीं। जैसे आप लैंड ले लीजिए, वो आप प्रोडक्शन का लेवल बढ़ाने के साथ साथ तो बढ़ाते नहीं जाएंगे, ठीक है। लैंड क्या होगी, वो फिक्स ही रहेगी। तो
लैंड हर जगह अगर आप देख रहे हैं हर लेवल पे 1 ही है, लैंड एक ही है हमारी। फिर अब आते हैं जो हमारे वेरिएबल फैक्टर्स है, परिवर्ती साधन है, उनमें कैसे चेंज किया गया। जैसे पहले 1 है, फिर यूनिट 2 यूज करी, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, ऐसे करके हमने यूनिट्स को क्या करते गए, बढ़ाते गए। जैसे कि हमने पहले 1 लेबर रखी, फिर हमारा काम बढ़ा, हमने 2 लेबर कर दी, फिर हमने 3 कर दी, फिर 4, फिर 5, फिर 6, ऐसे करें। अब जब लेबर बढ़ रही है, ठीक है, तो उससे क्या होगा, जो टोटल प्रोडक्ट होगा हमारा उसमें भी क्या होगी, बढ़ोतरी होगी। जैसे पहले 10 था, फिर 30 हो गया, फिर 45, 52, फिर 52, फिर 48। अब देखिए समझिए कैसे होगा। और मार्जिनल प्रोडक्ट कैसे निकलेगा, जैसे कि यहाँ पे आपने देखा ये 10 है टोटल प्रोडक्ट हमारा, तो 10 है तो मार्जिनल प्रोडक्ट भी कितना हो जाएगा, पहले 10 हो जाएगा। अब जो हमारा टोटल प्रोडक्ट था वो कितना हो गया, 30। तो मार्जिनल प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे हम, ये जो 30 है इसमें से ऊपर वाला जो 10 है उसको माइनस कर देंगे। यानी कि अगर हमने एक और लेबर को बढ़ाया तो उससे हमारा प्रोडक्शन में कितना चेंज आया, पहले 10 हो रहा था अब 30 हो गया, तो प्रोडक्शन में चेंज कितना आया, 20 का। तो मार्जिनल प्रोडक्ट हमारा कितना निकल जाएगा, 20। तो ऐसे ही मार्जिनल प्रोडक्ट निकालेंगे हम। अब देखिए कि इसमें साधन के बढ़ते प्रतिफल, साधन के घटते प्रतिफल और साधन के ऋणात्मक प्रतिफल यहाँ पे लिखा है। इसका मतलब देखिए क्या है, क्योंकि हमारे परिवर्ती अनुपातों का नियम ही हमें यही समझाता है कि पहले साधन के बढ़ते प्रतिफल आएंगे, फिर घटते और फिर ऋणात्मक। कैसे, अब देखिए यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं तो फर्स्ट अगर हमने 1 यूनिट लगाई, यानी कि हमने एक लेबर को लगाया तो वो 10 का प्रोडक्शन कर रही थी, और एमपी भी हमारा कितना हो रहा था, 10 का ही हो रहा था। तो इसको बोलेंगे हम साधन के बढ़ते प्रतिफल। जैसे और देखिए अब आगे, जो जब हमने यूनिट को बढ़ा दिया, हमने अब यूनिट कितनी लगा दी अपनी, 2 यूनिट लगा दी यहाँ पर, यानी कि हमने 2 लेबरों को यूज करा अब, और इन 2 लेबरों को यूज करने से क्या हुआ, जो टोटल प्रोडक्ट था वो कितना हो गया अब हमारा यहाँ पर, 30। ठीक है, अब ये जो टोटल प्रोडक्ट हमारा 30 हुआ, यहाँ से अगर हम इसमें देखेंगे तो 10 से ये कितना आ गया, 30। तो यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पे टोटल प्रोडक्ट हमारा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, तो इसको बोलेंगे साधन के बढ़ते प्रतिफल। और अगर आप एमपी देख रहे हैं तो एमपी भी ज्यादा बढ़ रहा है, एमपी ज्यादा बढ़ रहा है, यानी कि एक जो हमारी लेबर है, यानी एक जो हमारा फैक्टर हमने बढ़ाया, उसकी वजह से क्या हुआ, जो प्रोडक्शन हुआ वो बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ा। जैसे कि देखिए पहले 10 था अब सीधा 30 हो गया, यानी पहले 10 बढ़ा फिर सीधा कितना बढ़ गया, 20 बढ़ गया। तो इसीलिए इसको बोलेंगे साधन के बढ़ते प्रतिफल। अब देखिए थर्ड यूनिट से देखिए, जब हमने थर्ड यूनिट लगाई, ठीक है, यानी कि हमने एक और लेबर लगा दी, तो उससे देखो प्रोडक्शन तो बढ़ा हमारा, पहले 30 प्रोडक्शन हो रहा था, अब प्रोडक्शन कितना हो गया, 45 हो गया। मगर जो प्रोडक्शन 45 हुआ, जो नई लेबर हमने लगाई उसने सिर्फ कितना ही प्रोडक्शन एक्स्ट्रा किया, वो किया सिर्फ 15 का, यानी मार्जिनल प्रोडक्शन उसने कितना किया, 15 का किया। तो अगर हम इसमें देखेंगे मार्जिनल प्रोडक्शन में, तो इसमें हमें दिखाई दे रहा है कि ये जो मार्जिनल प्रोडक्शन है ये पहले तो 20 बढ़ा, यानी कि जब हमने सेकंड लेबर लगाई उसने तो 20 प्रोडक्शन करके दिया हमें, यानी 20 वस्तुएं उत्पादित करके दी। मगर जब हमने थर्ड लेबर लगाई तो उसने सिर्फ 15 ही वस्तुएं उत्पादित करके दी। ऐसे ही जब हमने चौथी लेबर लगाई तो उसने देखो टोटल प्रोडक्शन तो बढ़ा, टोटल प्रोडक्शन हमारा कितना हो गया, 52 हो गया 45 से। लेकिन जो एमपी था, यानी कि अब जो चौथी लेबर लगाई है उसने सिर्फ कितना उत्पादन करके दिया हमें, एक्स्ट्रा 7 इकाइयों का उत्पादन। तो इसी वजह से अब देखिए जो एमपी है हमारा वो क्या हो रहा है, घट रहा है। ठीक है, एमपी क्या करना चालू हो गया, घटना चालू हो गया, जबकि टीपी तो बढ़ रहा है, मगर एमपी क्या हो रहा है, घट रहा है। क्यों घट रहा है, क्योंकि जो भी हम इकाइयां लगा रहे हैं उत्पादन की, यानी परिवर्ती साधनों में हम जितना भी चेंज कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, वो प्रोडक्शन कम कर रहे हैं। तो इसी वजह से इसको क्या बोला गया, साधन के घटते प्रतिफल। नेक्स्ट देखिए आगे इसका थर्ड फेज क्या है। थर्ड फेज में क्या बना कि जब हमने 5वीं इकाई लगाई है, 5वीं इकाई लगाई तो उसने क्या करा, उसने प्रोडक्शन बढ़ाया ही नहीं अपना, उसने प्रोडक्शन क्या रखा, सेम लेवल 0 लगाया। अब उसने एक और इकाई बढ़ाई, एक और इकाई बढ़ाई तो कितना हो गया यहाँ पर, 6 इकाइयों का यूज जब किया गया, यानी 6 लेबर लगाई गई, तो उन्होंने प्रोडक्शन और क्या कर दिया, कम कर दिया, यानी कि घटा दिया 48। अब देखिए टीपी जो था वो हमारा क्या हो गया, घटना चालू हो गया। पहले एक लेवल पे टीपी क्या हुआ, पहले बढ़ा, फिर घटती दर से बढ़ा, फिर क्या हुआ, कांस्टेंट हो गया, बढ़ा ही नहीं, जैसे 52 यहाँ पर था और 52 ही वापस से नीचे रहा। और फिर उसके बाद क्या हो गया, इस 52 से घटना चालू हो गया, 48 हो गया। इसको बोलेंगे साधन के ऋणात्मक प्रतिफल। देखिए अगर हम इसमें देंगे 52 से 52 तक में कुछ भी प्रोडक्शन नहीं हुआ, और जब हमने छठी इकाई लगाई तो उसने क्या कर दिया, जो 52 प्रोडक्शन हो रहा था उसने तो उसको भी कम कर दिया, और कितना कर दिया, -4 कर दिया हमारा प्रोडक्शन। तो इसी वजह से इसको क्या बोला गया, साधन के ऋणात्मक प्रतिफल। आई होप आपको परिवर्ती अनुपातों का नियम इतना समझ आया होगा। अब देखते हैं कि आखिर इनके रीजन क्या है, ऐसा क्यों हुआ कि पहले
जो साधन थे उसके पहले तो बढ़ते प्रतिफल हुए, फिर घटते प्रतिफल हुए, फिर साधन के ऋणात्मक प्रतिफल हुए। अब इसका रीजन देखते हैं कि आखिरकार ऐसा क्यों हुआ। देखिए, अब इसको डायग्राम से पहले समझेंगे, हम अपना ग्राफ देखेंगे। पहले आप इसका ग्राफ देखिए, उसके बाद मैं आपको इसके बताऊंगी रीजंस कि ऐसा क्यों हुआ। जहाँ पे आप ये देख रहे हैं, ये जो ग्राफ है, ये पूरा ग्राफ में कहाँ है, ये जो ये वाला है, ये हमारा है क्या, टीपी। इसमें अगर हम नीचे देखेंगे, ये क्या है हमारा, एमपी। अब इसमें हम रिलेशन देख रहे हैं कि टीपी एमपी के बीच में कैसा रिलेशन होगा। ये जो यहाँ पे अब आपने मैंने साइड में कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, आप पहले इन्हें देखिए। क्यू जो पॉइंट है यहाँ पे, अगर हम ग्राफ में देखेंगे, जो क्यू पॉइंट है हमारा, ये पॉइंट कौन सा है, ये पॉइंट कहलाएगा हमारा पॉइंट नीति परिवर्तक बिंदु। क्या कहलाएगा ये हमारा, नीति परिवर्तक बिंदु, जिसको इंग्लिश में यहाँ पे लिखा हुआ है ये पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन। ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट क्या कहलाएगा हमारा, नीति परिवर्तक बिंदु। और ये नीति परिवर्तक बिंदु कहाँ पर हो रहा है हमारा, ये अगर आप नीचे ग्राफ में देखेंगे, जहाँ पे ये पी पॉइंट है, ये पी पॉइंट जहाँ पे है, जहाँ पे एमपी जो होगा हमारा मैक्सिमम होगा, यानी कि जहां पर हमारा एमपी जो होगा अधिकतम पहुंच जाएगा। यानी कि अब एमपी से ज्यादा बढ़ेगा ही नहीं, एमपी अपनी मैक्सिमम स्टेट पर पहुंच जाएगा। वहां पर जो ये क्यू पॉइंट बन रहा है हमारा टीपी पे, ये बोला जाएगा नीति परिवर्तक बिंदु। ये पेपर में बहुत बार पूछा जाता है कि नीति परिवर्तक बिंदु पे एमपी कितना होता है, तो एमपी अधिकतम होता है, या फिर एमपी अधिकतम पर जो टीपी होता है वो क्या होता है, तो नीति परिवर्तक बिंदु वहां पर क्रिएट होता है। नेक्स्ट देखिए, जब टीपी अधिकतम होगा तब एमपी जीरो होगा। अब इसको ग्राफ में देखिए कि जब टीपी कहाँ पे है अधिकतम, ऊपर ग्राफ में देखिए, यहाँ पे ये जो एम पॉइंट है, यहाँ पे ये जो एम पॉइंट है, यहाँ पे क्या है, टीपी मैक्सिमम है। यानी कि अब टीपी से ज्यादा बढ़ेगा ही नहीं। देखिए पहले स्टार्टिंग में टीपी यहाँ से बढ़ता हुआ आया, मगर यहाँ पर ये जो एम पॉइंट है, यहाँ पर आकर के टीपी क्या करा है, अब गिरना चालू हो गया, नीचे की तरफ जाना चालू हो गया है। ठीक है, तो इसी वजह से यहाँ पर ये जो एम पॉइंट है, ये क्या कहलाएगा, टीपी मैक्सिमम। यानी कि यहाँ पर टीपी क्या है, अपने मैक्सिमम पर पहुंच गया, अब इससे ज्यादा वो नहीं बढ़ेगा, अब वो नीचे की तरफ जाना चालू होगा। अब जहां पर ये जो टीपी मैक्सिमम है, यहाँ पर अगर हम नीचे ग्राफ में देखेंगे, तो जो एमपी है हमारा वो कितना है, जीरो। एमपी क्या है, इज इक्वल्स टू जीरो है, जहाँ पे ये एस पॉइंट है। ठीक है, तो जहाँ पे टीपी अधिकतम होगा वहां पे एमपी क्या होगा, जीरो होगा। अब देखिए यहाँ पे तीन फेसेस हमारे इसमें बन रहे हैं। देखिए तीन फेजेस कौन से हैं, अगर हम पहला फेज देखेंगे तो वो कौन सा है, फर्स्ट फेज। फर्स्ट फेज कौन सा होगा, जो हमने अभी पढ़ा, साधन के बढ़ते प्रतिफल का। ठीक है, अगर इसमें हम देखेंगे तो साधन क्या हो रहे हैं, दोनों तरफ से बढ़ रहे हैं। देखिए यहाँ से अगर आप इसमें देखेंगे तो ये देखिए ये भी बढ़ रहा है पूरा। ठीक है, और इधर से नीचे एमपी वाला भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ये होगा कौन सा, साधन का बढ़ता प्रतिफल, फर्स्ट फेज। सेकंड फेज कौन सा, जो भी हमने पीछे पढ़ा था, साधन के घटते प्रतिफल का। अब देखिए बढ़ तो रहा है, मगर क्या बढ़ रहा है, घटती दर से बढ़ रहा है। यानी कि जितनी स्पीड से पहले बढ़ रहा था उतनी स्पीड से नहीं बढ़ रहा, और इधर क्या होगा, जो भी हमारा एमपी होगा वो धीरे धीरे गिरना चालू हो जाएगा। ठीक है, और फिर ये आएगा हमारा थर्ड फेज। थर्ड फेज क्या होगा, साधन के ऋणात्मक प्रतिफल, यानी कि अब नेगेटिव में जाना चालू हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखें, तो ये जो थर्ड पॉइंट है, यहाँ पे ये जो टीपी है ये भी गिरना चालू हो गया, और जो हमारा ये एमपी था ये भी क्या हो गया, फॉल होना चालू हो गया। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, इसमें देखिए क्या लिखा है, कोई भी उत्पादक जो होगा वो कहाँ, कौन से चरण तक जाना पसंद करेगा, वो द्वितीयक चरण तक जाना पसंद करेगा। देखिए अगर फर्स्ट फेज है, फर्स्ट फेज में क्या होगा, हमारा टोटल प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है, हमारा मार्जिनल प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है, यानी कि हमारे जो भी हम उत्पादन की इकाइयां लगा रहे हैं वो भी अच्छे से उत्पादन कर रही हैं, और हमारा जो टोटल प्रोडक्ट था, इनके उत्पादन था, वो भी बढ़ रहा है। तो उत्पादक ऐसी स्थिति में तो रहना पसंद करेगा ही करेगा। अब जो सेकंड फेज है, सेकंड फेज में क्या हो रहा है कि उत्पादन बढ़ रहा है, और जो हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट है वो थोड़ा सा घट रहा है, मगर उत्पादन तो बढ़ रहा है ना, तो इसलिए उत्पादक इसमें भी जाना पसंद करेगा। लेकिन जो थर्ड फेज है, थर्ड फेज में क्या होगा, जितना भी हमारा प्रोडक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, लो होना, गिरना चालू हो जाएगा। तो इस वजह से उत्पादक इस स्थिति में आना पसंद नहीं करेगा। कोई भी उत्पादक इस वाले फेज में रहना पसंद करेगा, और जो हमारा सेकंड वाला फेज है इसमें रहना भी क्या करेगा, पसंद करेगा। लेकिन थर्ड फेज तक जाना वो नहीं चाहेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, उसको लॉस होगा। ठीक है, अब आगे इसके रीजंस देखते हैं कि आखिरकार ऐसा हुआ क्यों। ठीक है, कि पहले तो बढ़ती दर से बढ़ा, दोबारा फिर घटती दर से घटा बढ़ा। देखिए अब इसके नियम के कारण जानते हैं। अब हम प्रथम चरण, प्रथम चरण क्या होता है, पेपर में इसके चरण भी पूछे जाते हैं, तो आपको
थोड़ा सा याद रखना है। प्रथम चरण क्या है? जो है हमारा साधन के बढ़ते प्रतिफल, ये इसको आप प्रथम चरण कह लीजिए या फिर साधन के बढ़ते प्रतिफल बोल सकते हैं। इसके रीजंस क्या है? स्थिर साधनों का बेहतर प्रयोग, कि स्थिर साधन जो थे हमारे उसका हमने क्या करा, अच्छे से प्रयोग करा, इसी वजह से हमारा क्या हुआ, जो प्रोडक्शन था वो सही सही बढ़ा। फिर नेक्स्ट इसका पॉइंट है परिवर्ती साधनों की कुशलता में वृद्धि, की जो परिवर्ती साधन थे यानी कि जो हमारी लेबर थी वो क्या कर रही थी, अच्छे से काम कर रही थी, उसकी कुशलता में वृद्धि थी। थर्ड है स्थिर साधनों की अविभाज्यता, कि स्थिर साधन जो थे उसको क्या किया जा रहा था, अविभाज्य नहीं किया जा रहा था, उसको उसका बंटवारा नहीं किया जा रहा था। ठीक है, सिर्फ साधनों की जगह हम कुछ कोई और चीज यूज नहीं कर रहे थे सप्लीमेंट में। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए इसके सेकंड फेज के क्या क्या रीजन होते हैं। देखिए ये जो तीन हमने रीजन पढ़े इसी की वजह से क्या हुआ था, फर्स्ट जो फेज था उसमें क्या हुआ था, जो भी हमारा प्रोडक्शन था वो बढ़ती दर से बढ़ रहा था। ठीक है, इसी वजह से बढ़ते प्रतिफल बना। नेक्स्ट है साधन के घटते प्रतिफल, की बढ़ तो रहा है मगर कैसे, घटती दर से बढ़ रहा है, जिसको द्वितीय चरण बोला गया। इसमें क्या हुआ, साधनों का अनुकूलतम सहयोग नहीं हो पाया। साधनों का अनुकूलतम सहयोग नहीं हो पाने का मतलब क्या है, कि जितने भी हमने क्या लगाए थे यहाँ पर, जो हमने क्या करा, वेरिएबल फैक्टर जो हमारे थे, परिवर्ती साधन जो थे हम उसको बढ़ाते चले गए। ठीक है, अब बढ़ाते चले गए तो यहाँ पर क्या होना चालू हुआ, आपस में उन्होंने बातें करना चालू कर दी, आप ऐसा बोल सकते हैं। या फिर उन्होंने सही से काम नहीं किया, इस वजह से यहाँ पर क्या होना चालू हो गया, जो हमारा प्रोडक्शन था वो धीरे धीरे कम होना चालू हो गया। और जो अपूर्ण स्थानापन्न यहाँ पर यूज हुआ, अपूर्ण स्थानापन्न का मतलब क्या है, कि मान लीजिए एक लैंड है यहाँ पर। ठीक है, एक भूमि है, इस भूमि पर क्या किया गया, पहले अ, चार यहाँ पे लोग थे जो काम कर रहे थे। अब ये जो चार लोग काम कर रहे थे ये प्रोडक्शन कर रहे थे अपना आराम से, लेकिन अब इसने क्या करा, जो भी उत्पादक था उसको अपना प्रोडक्शन बढ़ाना था, तो उसने क्या करा, लैंड तो उतनी ही रही, उसने उसमें क्या कर दिया, उसमें उसने जो लेबर थी उसको और बढ़ा दिया। उसने अभी पहले एक और बढ़ा दिया, फिर इसने एक और बढ़ा दिया, फिर इसने एक और बढ़ा दिया। अब देखिए भूमि तो सीमित रही, ठीक है, जगह तो क्या रही, सेम ही रही, मगर जो लेबर थी वो क्या हो गई, बढ़ती चली गई। तो जगह का यानी कि इसने क्या करा, भूमि को बढ़ाने की जगह क्या करा, सीधा सिर्फ लेबर ही लेबर यानी कि जो अपने परिवर्ती साधन थे उसी को बढ़ाता चला गया। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ, जो भूमि थी, भूमि के स्थानापन्न की को इसने क्या बना लिया, जो लोग थे उनको उसका स्थानापन्न बना लिया। इसी वजह से यहाँ पर क्या होना चालू हो गया, प्रोडक्शन कम होना चालू हो गया, क्योंकि लैंड तो उतनी उतनी लैंड पे लोग कितने, चाहे तुम लोग भरते जाओ भरते जाओ भरते जाओ, जब उनके पास काम ही नहीं होगा तो वो फालतू की काम करेंगे वहां पर। तो उसी वजह से क्या हुआ, प्रोडक्शन जो हुआ वो घटना चालू हो गया। आगे देखो, थर्ड इसका जो फेज है, थर्ड फेज क्या है, साधन के ऋणात्मक प्रतिफल। अब साधन के ऋणात्मक प्रतिफल का मतलब क्या, अभी हमने पीछे समझा कि जहां पर नेगेटिव में होना चालू हो गया, इसका मतलब क्या है, स्थिर साधन की सीमा। स्थिर साधन की सीमा मैंने अभी आपको पीछे समझाया, कि जैसे स्थिर साधन मशीनरी हो गई या लैंड होगी, वो तो उतनी की उतनी है, सिर्फ तुम लेबर लेबर ला करके भरते जाओगे तो उससे काम नहीं बनने वाला ना, उससे प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा। नेक्स्ट क्या है, परिवर्ती और स्थिर साधनों के बीच खराब तालमेल, कि क्या होगा, परिवर्ती साधन और जो स्थिर साधन होंगे उनके बीच में तालमेल बैठ ही नहीं पाएगा, कोऑर्डिनेशन ही नहीं हो पाएगा। जैसे कि मैंने बताया आपको कि लैंड क्या है, लैंड तो बहुत कम है, मशीनरी बहुत कम है, लेकिन लेबर बहुत ज्यादा दे रहे हो तुम, कच्चा माल बहुत ज्यादा दे रहे हो, तो उससे कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि हमें दोनों के बीच में बैलेंस बना करके चलना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या है, परिवर्ती साधन की कुशलता में कमी, कि और क्या होना चालू हो जाएगा, इसी वजह से जो परिवर्ती साधन होंगे उनकी कुशलता में भी क्या आनी चालू हो जाएगी, कमी आनी चालू हो जाएगी। किस वजह से कमी आनी चालू होगी, क्योंकि वहां पे लैंड नहीं है, ठीक है, मशीनरी नहीं है उनके पास, तो वो क्या करेंगे, टाइम पास करेंगे वहां पर बैठ करके। इसी वजह से क्या होगा, यहाँ पर ऋणात्मक प्रतिफल आना चालू हो जाएगा। इसी के साथ हमारा ये जो परिवर्ती अनुपातों का नियम था ये खत्म होता है। नेक्स्ट वाली वीडियो में अब हम देखेंगे वो जो टीपी एमपी हमने पढ़े थे फर्स्ट पार्ट में, उनके बीच में रिलेशंस क्या होता है। और ये वाला पॉइंट, ये वाला जो टॉपिक है ये तो यहीं पे क्लियर हो जाना चाहिए आपको। अगर नहीं हुआ है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं आपका जो डाउट हो। और अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करके जाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।